शुगर का ही मतलब एक कंडेंस फॉर्म है, मतलब एक छोटा सा एक फॉर्म दे दिया गया है ताकि आपको H2O को दिखाया जा सके। चेंज कर दिया गया आगे, लेकिन इसके नाम को हम आज तक वही पुराना वाला दोहरा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हालांकि ये डेफिनेशन गलत हो आगे चल करके, लेकिन नाम अभी भी वही वाला है, कार्बोहाइड्रेट। सकल सूरत से कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है क्या? लेकिन आप तो जानते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है कि भाई ग्लूकोज है, G फॉर ग्लूकोज, फिर से G फॉर ग्लूकोज, और यहाँ जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है M फॉर। टाइम के लिए बेशर्मी से मान लीजिए कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जो G है वो ग्लूकोज को डिनोट करेंगे, जो F है वो फ्रक्टोज को डिनोट करेगा, देखिए। और यहाँ जो S आपको दिख रहा है, फ्रेंडशिप वाला जो S दिख रहा है, यहाँ से PPL स्लाइड आ रही है, ये येलो वाला ऊपर है, ठीक है। तो इसमें है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ से, जैसे ही PPL वहाँ से आया, इसने क्या किया इस तरीके से, तो ये येलो वाला इस तरीके से हो गया, मतलब कि जो पूरे मॉलिक्यूल थे क्लॉकवाइज, जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज ही रोटेट करें, यहाँ से जैसे था इस टाइप से मोड़ दिया गया, तब हमें पता चला क्या। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोचिंग में जितने भी सिलेबस बाकी थे, सिलेबस मतलब 2-3 चैप्टर जो भी बाकी होंगे वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, लगे रहिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाइए लोगों को कि कोचिंग के ना होने पर भी आप लोग तबाही मचा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर्स, मतलब कि जो जैव अणु है, बायोमॉलिक्यूल जिसको बोला जाता है, उस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आप छोड़ चुके हैं फिर जानते भी होंगे, वो सारी चीज़ों को डील किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। बस बने रहिए, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं जैव अणु एग्जाम्पल है, मतलब चैप्टर है, इसको इंग्लिश में बायोमॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैव अणु को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पढ़ना है प्रोटीन, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाता है लिपिड, हार्मोन, विटामिन, उसके बाद से मिनरल। और मैं आपको बता दूं कि हमें इस 12th मतलब कि 12th में किस किस चीज़ के बारे में जानना है। तो एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल डिस्कशन चलेगा। प्रोटीन के बारे में भी जानना है, जो कि आगे बताया जाएगा, इसी चैप्टर के लास्ट में बताया जाता है। न्यूक्लिक एसिड भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। हमें विटामिन्स के बारे में भी जानना है, कुछ इसमें से पार्ट उठाया गया है, इसका टोटल पार्ट उठाया गया है 12th क्लास में, इससे कुछ पार्ट उठाए गए हैं, जैसे विटामिन उठ जाएगा, मिनरल्स उठ जाएंगे, और लिपिड और जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो 12th के बाद जो आप करेंगे, जो बायो फील्ड से जाएंगे, फिर केमिस्ट्री ही फील्ड से जाएंगे, तो उनको आगे पढ़ाया जाता है, ठीक है। लिपिड्स और हार्मोन ये सब पढ़ाया जाएगा। जनरली हमें 12th में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। और आपको बता दूं कि मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपको बताया जाएगा सारा चीज़। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूं ताकि समझ में आए चीज़ें। ग्लूकोज देखे हैं, हम इस्तेमाल भी किए हैं उसका, ग्लूकोज हो जाएगा। या फिर जैसे मीठे मीठे जो फल देखे होंगे, जैसे सेब ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी मीठे मीठे फल हो रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। जैसे आप देखिए ये आलू ले लीजिए, वो भी हल्का मीठा लगता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो सभी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत छोटे लेवल की जानकारी हो गई किस में पाया जाता है।
हमें पाया जाता है वो नहीं पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से उसको बांटा गया है, किस तरीके से उसकी संरचनाएं होंगी, नेमिंग क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसमें जानना है। हमें ये नहीं जानना कि किस किस में पाया जाता है, वो तो छोटी कक्षाओं का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए कार्बोहाइड्रेट। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट को देखा गया तो ये बोला गया कि पहले एग्जांपल से स्टार्ट करूँ तब इसके डेफिनेशन वगैरह पे आया जाएगा क्या बोला गया। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखिएगा तो जैसे ये ग्लूकोज पकड़िए, C6H12O6, ये क्या है आप लोग जानते भी हैं, ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मान लीजिए मैं पहला ले लिया हूँ C12H22O11, जैसे ये पकड़ लीजिए, ये शुगर है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को मतलब कि इस तरीके से देखा गया तो हमें एक अंदाज़ा लगा, एक आइडिया लोगों ने लगाया कि भाई इसमें तो हमें H2O नज़र आ रहा है। थोड़ा सा गौर करिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लॉजिकली क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करिएगा तो ग्लूकोज में हमें H2O का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि उसमें पानी है, H2O के फार्मूले टाइप का। हमें इसमें भी नज़र आ रहा है कि अरे भाई तो H2O टाइप का है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से कुछ ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि C6, ठीक है, और यहाँ पे बोला जाए H2O और बाहर मैं 6 कर दूँ, ताकि जो देखिए सेम वही चीज़ लिखी गई है, आप परेशान नहीं होइए। यहाँ पे C6 है और H12O6, इसको ऐसे नहीं लिख सकता H2O का 6 होल 6, ऐसे देखिए 6 दूना 12 दिया गया है, ऊपर 6 जाएगा, 6 भी है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जो शुगर आपको दिखाया जा रहा है इसको कुछ लिख सकता हूँ क्या? तो आप लोग तो बना ही लेंगे शायद। कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो हो जाएगा C12 और यहाँ पे क्या कर देंगे H2O, और यहाँ पे क्या बोला जाए, मैं क्या बोल दूँ, 11 दूना 22 टाइप का दिख रहा है क्या? तो मैं 11 यहाँ पे 11 बोल सकता हूँ। सोचिए थोड़ा सा, 11 में हाइड्रोजन के 2 में 11 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 11 में मतलब कि ऑक्सीजन के 1 में 11 से गुणा करेंगे 11 हो जाएगा। मतलब ये शुगर का ही मतलब एक कंडेंस फॉर्म है, मतलब कि छोटा सा एक फॉर्म दे दिया गया है कि ताकि आपको H2O को दिखाया जा सके। ठीक है, और यहाँ से एक डेफिनेशन निकल करके सामने आई, इन सभी को देखा गया तो पता लगा कि भाई ये तो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट। तो लोगों ने यहाँ से एक अंदाज़ा, एक आइडिया लगाया कि ये जितने भी हैं, क्यों ना हम बोल दें कि ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या है, तो जल अपघटन के दौरान ये सभी के सभी कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट होने का मतलब आप समझिए, जैसे पानी मतलब कार्बन है और उसमें थोड़ा सा पानी का कुछ हिस्सा चिपका हुआ है, तो कार्बन के हाइड्रेट, देखिए कार्बन है और पानी लगा हुआ है, तो इसको केमिस्ट्री की भाषा में हाइड्रेट से मतलब कि बताया जाता है कि हाइड्रेट मतलब कि पानी, एक्वा, ये सब। तो कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन का कुछ ना कुछ हाइड्रेट लगा हुआ है, तो इस फॉर्म के बोला गया। तो कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से ओल्ड डेफिनेशन है, बोला गया कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये उस ज़माने का डेफिनेशन था जो कि आगे चलकर गलत साबित हुआ। आपकी एनसीईआरटी भी यही बोलती है, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। मैं एक बार लाइन आपसे शेयर करना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ठीक है, तो देखिए,
हम्म, पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था, ठीक है। तो पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था कि कार्बन के हाइड्रेट हैं। तो यहाँ से पता लगे कि हाँ भाई कार्बन है और हाइड्रेट भी, कार्बन भी है हाइड्रेट भी है। तो बोला गया, इस इन्हीं लोगों को देख करके बोला गया कि चलो ये लोग तो कार्बन जितने भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं इसी फॉर्म के मिल रहे हैं, तो कार्बन के ये हाइड्रेट हैं, तो इनको वहीं से नाम का व्युत्पन्न हुआ कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट। और हालांकि ये डेफिनेशन तो चेंज कर दिया गया आगे, लेकिन इसके नाम को हम आज तक वही पुराना वाला दोहरा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट। लेकिन हालांकि ये गलत, ये डेफिनेशन गलत हुआ आगे चल करके, लेकिन नाम अभी भी वही वाला है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें इसके काम से मतलब है। जब चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई ये नहीं है तो नाम रहने दीजिए, जब फेमस हो ही गया है तो नाम को रहने दिया जाए, इसमें चेंजेस कर दिया जाए, तो बात वही हुआ। आगे क्या डेफिनेशन बना, थोड़ा सा और आगे चर्चाएं होंगी। थोड़ा एक लॉजिक समझिए, हमें कैसे पता लगा कि ये गलत है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हमें कैसे पता लगा कि ये जो डेफिनेशन है कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, या कार्बन के हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमें कैसे पता लगा कि ये जो बात बोली जा रही है वो तो गलत बात है? यहाँ से तो बात बोल दिया गया। तो मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहूँगा। हाँ, इस चीज़ को देखते हुए इनका जनरल फार्मूला भी बनाया गया दोस्त। तो यहाँ पे देखिए, इसके जनरल फार्मूला की बात करूँ, इसके सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र, इसके जनरल फॉर्म की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। देखिए कार्बन फिक्स है, H2O फिक्स है, कार्बन फिक्स है, H2O फिक्स है। यहाँ पे जो नंबर हैं वो कभी कभी सेम हो जा रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर है कभी कभी अलग अलग हो जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बनाने आता है, एकदम आसानी से ये बात बोलेंगे। क्या बात बोला जाएगा, CX और यहाँ पे लगा दीजिए H2O और यहाँ पे लगा दीजिए Y। हो सकता है X इक्वल टू Y हो जाए कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के केस में, या हो सकता है X नॉट इक्वल टू Y हो जाए कार्बोहाइड्रेट के केस में। हालांकि जनरल फार्मूला यही बनाया जाए, या फिर बनाया भी गया। तो कभी कभी एक्स वाई देखिए सेम हो सकता है, तो सेम आपको दिखा दिया गया। कभी कभी अलग हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे 11 यहाँ पे अलग हो गया है। तो यहाँ से जनरल फार्मूला भी बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमें कैसे पता लगा कि गलत है, तो उसके लिए मैं आगे आपसे कुछ और डाटा शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, कैसे पता लगे गलत हुआ। तो ये क्या है, CH3COO, यहाँ पे H, इसका नाम क्या है जी, एसिटिक एसिड, सारी दुनिया जानती है। ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है। इसको थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये आपको किस फॉर्म में नज़र आएगा कि कार्बन भाई कितने, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 2 हो गए हैं। H कितने, एक 3 H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, कितने H हो जाएंगे, 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने, 2 हो गए हैं, O2। इसको और थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा सा और कंडेंस फॉर्म में लिखा जाए, तो इसको अगर देखिएगा तो C2H2O का ट्वाइस ऐसे बोल सकता हूँ क्या? अरे यार ये क्या हुआ, ये तो शकल सूरत से कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है क्या? लेकिन आप तो जानते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, वो तो एसिड है। तो ये कहना सारा सर गलत हुआ ना कि इस फॉर्मेट के जो भी लोग आएंगे, कार्बन के हाइड्रेट जो लोग आएंगे वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो आज सारी दुनिया इसको एसिटिक एसिड नाम मान करके कार्बोहाइड्रेट का नाम देती। थोड़ा सा सोचिए, यहाँ से तो बोल ही सकते हैं कि भाई दिखने में लग रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन असलियत में कार्बोहाइड्रेट नहीं, एक एसिड है, अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, एग्जाम्पल ये विरोधाभास हुआ यहाँ पे कि भाई ये गलत बात है जो बात बोली गई है। सेकंड बात, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे रैमनोज लीजिए, रैमनोज,
रैमनोज क्या होता है, रैमनोज का फार्मूला क्या होता है, तो इसके फार्मूले में लिखना चाहता हूँ C6H12O5। देखिए ये रैमनोज का फार्मूला है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन और जानकारी दूं आपको। ये जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, रैमनोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको अगर हम फार्मूले में फिट तो नहीं बैठेगा, ज़बरदस्ती बैठाएं तो C6H2O। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए 6 दूना 12, 6 दूना 12 कहाँ बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, फिट तो बैठ ही नहीं। ये यहाँ पर फार्मूला फिट ही नहीं बैठ रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है। कार्बोहाइड्रेट है लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये फार्मूला ये फिट बैठ रहा है, इसमें फॉलो कर जाएगा, फिट बैठ जाता है, ये है नहीं। तो हमें दो दो चीज़ें हैं, मतलब कि हम ये बात नहीं बोल सकते पूरे पक्के तौर पे कि इस टाइप के जो लोग होंगे या जो लोग दिखेंगे जिसका कंडेंस फार्मूला इस टाइप का होगा वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट होंगे। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हमें दो दो कंट्राडिक्शन यहाँ पे मिल जा रहा है, मतलब विरोधाभास मिल जा रहा है। देखिए जैसे अगर मैं एसिटिक अम्लों को लेकर के ऐसे कहूँ तो ये कार्बोहाइड्रेट टाइप का दिख रहा है लेकिन है नहीं। रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से इतनी सारी चीज़ें मतलब कि मन में विरोधाभास टाइप का उठने लगा कि लोगों ने कहा कि अरे 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 जो हम ये सब डेफिनेशन बना रखे हैं इसको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, मॉडर्न डेफिनेशन लाना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को एक वे में बोल दे तो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट उसी में आ जाएं। अब ये नहीं ना कि आगे चल करके चलो बोल देंगे चलो एक्सेप्शन है। थोड़ा सा सोच कर देखिए, अजीब सा लग जाएगा कि यार हम बोल रहे हैं इस टाइप के मिल जाएंगे तो हम बोल देंगे चलो एक्सेप्शन में रट लो। थोड़ा सा लॉजिक का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है कि तो इसको लोगों ने डेफिनेशन को चेंज किया और मॉडर्न टाइप का डेफिनेशन आया। इसको नोट करिए, आगे चला जाए। चलिए आधुनिक डेफिनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। किसका आधुनिक परिभाषा है? हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, किसका आधुनिक परिभाषा हो गया है? तो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे ध्रुवण घूर्णक जो कीटोन एवं एल्डिहाइड के पॉलीहाइड्रॉक्सी के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। क्या बोला जा रहा है इसको थोड़ा ध्यान सुनिए। वैसे ध्रुवण घूर्णक जो कीटोन एवं एल्डिहाइड के पॉलीहाइड्रॉक्सी के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। अगर इसको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे कोई पॉट टाइप का है, इसमें मैं क्या डाल दिया हूँ, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का कीटोन बोल लीजिए या एल्डिहाइड बोल लीजिए, इसमें डाल करके यहाँ से पीपीएल पास किया जा रहा है। पीपीएल का मतलब समझते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
इसको हिंदी में बोला जाता है ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाला जाएगा और यहाँ पे जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड कीटोन के जो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, मतलब इसमें कुछ होंगे, मान लीजिए इस टाइप के होंगे। और जैसे ही इधर से हम लोग देखेंगे, इसको इधर से आकर के देखेंगे, इधर से जैसे इधर से अगर देखा जाएगा इसको, तो क्या होगा कि हो सकता है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए अपने एक्चुअल फॉर्म से, हो सकता है क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू रोटेट कर जाए, या हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, एंटी क्लॉकवाइज। तब हम बोलेंगे कि ये जो है मॉलिक्यूल है वो ध्रुवित हो चुका है, ध्रुवण घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है। जैसे ही पीपीएल यहाँ पे पड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो घूम जा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से पीपीएल आ रही है, सपोज करो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड, और जैसे ही यहाँ से पीपीएल स्लाइट आ रही हैं, ये येलो वाला ऊपर है, ठीक है, तो इसमें है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ से, जैसे ही पीपीएल वहाँ से आया, इसने क्या किया, इस तरीके से रोटेट कर गया। ठीक है, पहले येलो वाला ऊपर था, लाइट पड़ने से पहले देखा गया, लाइट पड़ने से पहले देखा गया, तो पता लगा कि अरे ये तो येलो वाला ऊपर है। ठीक है, और जैसे ही पीपीएल डाला गया तो ये येलो वाला इस तरीके से हो गया, मतलब कि जो पूरे मॉलिक्यूल थे क्लॉकवाइज रोटेट कर गए हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे, तब बोला जाएगा कि ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, या कोई ज़रूरी नहीं कि क्लॉकवाइज ही रोटेट करे, यहाँ से जैसे ही पीपीएल पड़ा, ये येलो वाला ऐसे था, जैसे ही पीपीएल पड़ा इधर को रोटेट कर गया, इसका डायरेक्ट मतलब जो इस टाइप से था इस टाइप से मोड़ दिया गया। तब हमें पता चला कि अरे यार अब भी घूम गया है। तो बताया गया कि इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इस टाइप के जो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, मतलब इस टाइप के जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड होंगे, वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। मतलब कि इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक जाकर के ये बात क्लियर की गई कि हाँ, हम देख कर के अंदाज पे नहीं बोल सकते हैं, हुलिया देख कर नहीं बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जा कर के इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा जाएगा कि अगर ये ध्रुवण घूर्णक है, इसका डायरेक्ट मतलब वो कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? अच्छी बात है। नोट करिए, आगे चला जा। चलिए आगे देखिए, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन पर वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेटों को जल अपघटन के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो किस किस हिसाब से बांटा गया है इसको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। तो एक होता है मोनोसैकेराइड। हाँ, एक और आपको बताया जाए, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सैकेराइड शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो आप लोग डायरेक्ट समझिएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड। ठीक है, फिर आ जाता है ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड। ठीक है, फिर से लिखना चाहूँ, ठीक है, और उसके जाता है
पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड जो शब्द है वो कार्बोहाइड्रेट को ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, एक होता है। ओलिगो का मतलब ये हो जाता है 2 to 10 के बीच में, ठीक है। पॉली का मतलब जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है तो वो हो जाता है, ठीक है। मोनो शब्द से आप लोग समझते हैं, मोनोसैकेराइड मतलब कि एक का, इसको समझिए थोड़ा सा। मोनो का मतलब एक, सैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट, मतलब उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ मीटर में अगर सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो 1 मीटर होता है। सेंटीमीटर में अगर बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर, उससे छोटा नहीं बोल सकते। mm में अगर बात करूँ तो 1 mm की बात बोली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में अगर बोला जाएगा तो मोनो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। मतलब कि उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, जो है सो वही छोटा है, जो भी होंगे उससे बड़े लेवल के होंगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटे सैकेराइड होंगे उनको मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में रखा गया। अभी इसके एग्जाम्पल के बारे में चला जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पॉलीसैकेराइड तो इसमें क्या होता है तो इसके बारे में लिख देना चाहता हूँ। इसमें केवल एक मोनोमर होता है जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। मतलब कि इसमें केवल एक, मैं बताया नहीं कि इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक मोनोमर होता है जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देखिए, वो कौन कौन से लोग हैं। मतलब कि इसको हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो इसको और सिंपल वे में और हम छोटे रूप में तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसमें केवल एक मोनोमर होता है। मोनोमर का मतलब, मर का मतलब इकाई होती है, मोनो का मतलब एक, केवल एक इकाई। मोनो का मतलब एक, मर का मतलब यूनिट। मतलब क्या हो जाएगा, केवल एक इकाई होगी जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। 2 होंगे तब ना बोलता कि तोड़ दो, टूट जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसमें केवल एक इकाई ही है, तो इसको क्या तोड़ लेंगे आप, तोड़ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना। एक आदमी अगर तैयार है, अगर मजबूत है तो उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। आप लोग समझ रहे हैं शायद। और कई लोग होंगे, तोड़ना बहुत आसान है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट सुक्रोज ले लीजिए, ग्लूकोज, सुक्रोज। फ्रक्टोज ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दिक्कत नहीं ना है। ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज ही बोलते हैं, सुक्रोज इंग्लिश में सुक्रोज ही बोलते हैं, फ्रक्टोज को फ्रक्टोज ही बोलते हैं। चलिए मैं लिख देना चाहता हूँ थोड़ा सा। ग्लूकोज ये क्या है, सुक्रोज ये क्या है, फ्रक्टोज। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आगे चला जाए। इसमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड। हाँ, एक और चीज़ बोर्ड में आता है 3 नंबर में, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तीनों को डिफाइन कीजिए। तो किस बेसिस पे करेंगे, इसी बेसिस पे करेंगे। इसमें केवल एक मोनोमर होता है जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। इसमें बताइए ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। एग्जाम्पल याद कर रखना बेहद ज़रूरी, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें मैं क्या बोलूँगा, इसमें ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 मोनोमर होते हैं। अब 2 से 10 हो गए हैं, इसका डायरेक्ट मतलब कि जो इकाइयाँ पहले एक हुआ करती थी मोनोसैकेराइड में, अब यहाँ पे एक ना होकर के कम से कम होंगे तो 2 होंगे और 10 के बीच में रहेंगे। हो सकता है 2 मिल करके 1 बनाए।
हो सकता है 3 मिल करके एक बनाए, हो सकता है 4 मिल करके एक बनाए, ठीक है, कुछ भी मिल करके बनाएंगे लेकिन 10 से अधिक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ने वाले जो होंगे लोग वो 10 ही होंगे, 2 to 10, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, ताकि 2 लोग जुड़ेंगे तभी तो एक बनेगा ना। तो ओलिगोसैकेराइड का नाम है 2 इसमें मोनोमर, इसमें 2 से 10 मोनोमर होते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, जिसका जल अपघटन किया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। देखिए, इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि सिंगल है, सिंगल को तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या है, 2 से 10 मोनोमर होते हैं। अब 2 से 10 हैं तो कई लोग आ गए हैं, तोड़ना बहुत आसान। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक और बात बोल दीजिए इसमें अपने मन से, जिसका जल अपघटन किया जा सकता है। ऐसे मोनोमर जो 2 से 10 होते हैं तथा उनका जल अपघटन किया जा सकता है, उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अपने डेफिनेशन में इन दोनों बातों को ऐड करिए, डेफिनेशन तैयार, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको चाहिए होगा जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज में ग्लूकोज जोड़ेंगे माल्टोज बनेगा, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनेगा। तीसरा वाला देखिए, लैक्टोज, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा कि ग्लूकोज में ग्लूकोज जोड़ देंगे तो माल्टोज हो जाता है। ये मोनोमर ही है, मोनोमर को जोड़ करके हम ओलिगो बना दिए हैं। मोनोमर को जोड़ करके एक ओलिगो बन गया है, मोनोमर को जोड़ करके एक ओलिगो बन गया है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बन जाएगा, माल्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या बन जाएगा, सुक्रोज। ग्लूकोज गलैक्टोज क्या बन जाएगा, लैक्टोज। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से एक बात बोली जा सकती है कि ये सभी क्या हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं। हाँ, एक और चीज़ें आप कैसे याद रखेंगे तो आपके लिए मैं व्यवस्था करके आया हूँ। चलिए ठीक है, एक दोस्त है, उसका नाम है गंगम, ठीक है। गंगम नाम है उस दोस्त का, मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या ध्यान दीजिएगा कि भाई ग्लूकोज है ये, जी फॉर ग्लूकोज, फिर से जी फॉर ग्लूकोज, और यहाँ जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है एम फॉर माल्टोज, ठीक है। चीज़ें क्लियर है ना? अरे आप ही से बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज हो जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए बेशर्मी से मान लीजिए कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, गर्ल फ्रेंडशिप। तो ठीक है, मान लिए हैं यह बात। चलिए अब टॉपिक पे आया जाए। तो जो जी है वो ग्लूकोज को डिनोट करेंगे, जो एफ है वो फ्रक्टोज को डिनोट करेगा, देखिए। और यहाँ जो एस आपको दिख रहा है, फ्रेंडशिप वाला जो एस दिख रहा है वो सुक्रोज को डिनोट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई है?
अगला वाला देखिए, इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, सभी को रिलेट करूँगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि गंगम नाम का एक लड़का है जो अपने गर्लफ्रेंडशिप को कहाँ पे ढूंढ रहा है, गूगल पे जा कर के ढूंढ रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ, गंगम नाम का एक लड़का है और अपनी जो दोस्ती हुई है किसके साथ, गर्लफ्रेंडशिप किया है, तो कहाँ जाकर ढूंढ रहा है, गूगल पे जाकर ढूंढ रहा है। तो यहाँ से रख लीजिए गूगल। ठीक है। और जी फॉर आप लोग जानते हैं क्या, किसको देना है, ग्लूकोज को देना है। जी एल दिखा क्या आप लोगों को, जी एल, इसको दीजिए ग्लैक्टोज को। और यहाँ पे जो सिंगल एल दिख रहा है, एल ई भी मान सकते हैं, उसको दीजिए लैक्टोज को। गंगम नाम का एक लड़का है जो गर्लफ्रेंडशिप है और उसके साथ फ्रेंडशिप किया है और उसको जा करके गूगल पे ढूंढ रहा है। ठीक है, आपको याद भी हो गए हैं, बधाई हो। आगे चला जाए। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, तो इसमें दस से अधिक मोनोमर होते हैं जिसका जल अपघटन किया जा सकता है, होते हैं जिसका जल अपघटन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लीजिए। हाँ, इसकी एक और जानकारी आपको दे दिया जाए, ये जो होते हैं मीठे नहीं होते हैं। आपको मैं पहले भी बताया, क्या बताया गया कि जो जितने मीठे लगते हैं वो सभी के सभी सैकराइड्स में आ जाते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये ऐसे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जो मीठे लगते ही नहीं हैं, मतलब कि ये नॉन शुगर होते हैं, मीठे नहीं लगते। हाँ, ये दोनों मीठे लगते हैं, इसमें बात आप जानकारी के लिए, ये सभी मीठे लगते हैं। ये भी मीठा होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, ये मीठे नहीं लगते हैं, तो इसको नॉन शुगर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये मीठे नहीं लगते हैं तो नॉन शुगर की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया। चलिए इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देख लिया जाए। ये जनरली पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलुलोज, सेकंड एग्जांपल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हो गया है, सेलुलोज हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं, कई बार आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें याद भी नहीं करना जी, मैं सभी को मैं आपको सामने मतलब प्रस्तुत कर दिया हूँ। ठीक है, अब आगे चला